तो आज हम हिंदी के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डॉक्टर का अपहरण। 7th लेसन है, पहली इकाई का, और जिसके लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इनका जन्म हुआ था 9 मार्च 1938 में और इनकी मृत्यु हुई 14 नवंबर 2013 में इनकी मृत्यु हुई। इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार, मतलब वो बच्चों के लिए पुस्तक या फिर जो कथाएं को लिखा करते थे। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती थी और बच्चों की जिज्ञासा को उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नए रंग भरने वाली उनके वो मतलब उनका जो साहित्य था वो बच्चों के अंदर एक नई कल्पना भरेगा या फिर उनके अंदर एक नए रंग भरेगा, वैसे उनके वो साहित्य थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ थी खेल बच्चे का, आओ, चंदा के देश चले, मंगल ग्रह, मैं राजू, उड़ती तश्तरिया, फिर दूसरे ग्रहों के गुप्तचर, ऐसे उनके जो वैज्ञानिक उपन्यास है। तो गद्य संबंध अगर हम देखेंगे तो विज्ञान कथा के ऊपर है, पूरा जो स्टोरी टाइप है वो विज्ञान कथा के ऊपर बेस है। जीवन की किसी भी घटना का जब हम रोचक प्रभावी वर्णन इनके जब बताते हैं, उसका वर्णन करते तो उसको कहानी कहते हैं। और कहानी में कभी भी एक जो मेन पार्ट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। और जो डॉक्टर का अपहरण है एक वैज्ञानिक कथा है और ये विज्ञान के बेस मतलब विज्ञान पे बेस है, वो मैंने पहले ही बोला था। प्रस्तुत कथा के माध्यम से देवसरे जी ने उद्योग के अंधाधुंध विकास, मतलब जैसे डेवलपमेंट होती जाए तो हर तरफ उद्योग बढ़ते ही जा रहे हैं, मशीनों की बढ़ती संख्या, फैलते प्रदूषण, जैसे हम मतलब जैसे विज्ञान आगे बढ़ते चला जा रहा है वैसे ही मशीनें बढ़ती है, प्रदूषण का जो रेट है वो भी बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ती बीमारियां, और उसके साथ साथ हम बीमारियों को भी बुलावा देते हैं। बढ़ती बीमारियां, जलवायु में परिवर्तन, जल में हुआ परिवर्तन या फिर जो हम वायु जो सांस लेते हैं उस वायु में हुआ परिवर्तन के कुप्रभाव से उसका जो हमारे पर बुरा प्रभाव होता है। विज्ञान के बदलाव के कारण जो आजू बाजू में हमारे जो बदलाव हुए, जल, वायु, हवा, तो उसमें जो कुप्रभाव जो बुरे बदल हुए उसका मानवी या फिर जो मनुष्य होते हैं या फिर जो प्राणी होते हैं जो इस भूतल पे रहते हैं उन सब पर कैसे परिणाम होता है उसके बारे में वो हमें जागरूक करने की, उसके बारे में छोटी सी कल्पना देने की वो हमें कोशिश करते हैं। तो स्टोरी में क्या है कि एक डॉक्टर का अपहरण हो जाता है। तो अपहरण किसने किया और वो फिर उस विज्ञान के बारे में बताते कि जैसे ही विज्ञान आगे बढ़ते चले जाते वैसे ही मनुष्य बहुत सारी बीमारियों को बुलावा देते हैं, फिर बीमारियां बढ़ती है और हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते, हमको वो मामूली लगती है, पर उसी वक्त में ऐसी एक बीमारी आएगी कि जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल पाएगा। और वैसे ही वो हमको एक चेतावनी देते इस डॉक्टर का अपहरण के पार्ट से। तो क्या हुआ था कि कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के बारे में, मतलब कुछ महीने पहले डॉक्टर भटनागर के बारे में अचानक वो लापता हो गए थे। ये समाचार सबने सुना ही था, लेकिन उस समाचार के बाद किसी ने फिर उसके बारे में कुछ कभी पता ही नहीं चला। मतलब वो समाचार छपा था एक बार पेपर में कि डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हुए, फिर उसके बाद ना उसके बारे में उनके बारे में किसी ने कुछ सुना ना ही फिर से उस पेपर में छापा गया। हुआ क्या था फिर उस दिन के वो अचानक लापता हो गए होंगे। तो हुआ यह था कि एक रात लगभग 2 बजे के आसपास उनकी कॉल बेल बज उठी, मतलब डोरबेल उनकी जो थी वो बज उठी। तो जैसे वो रेगुलर उठते थे वैसे ही वो आधी रात को ही 2 बजे बिस्तर से उठ गए। मतलब आदत के अनुसार उनको आदत थी, तो आदत के अनुसार वो आधी रात को ही भटनागर जी जो थे वो बिस्तर से उठ गए। और उनकी जो पत्नी थी वो जागी थी, फिर भी वो सोती रही क्योंकि उनको पता था कि मतलब वो जानती थी कि ऐसा तो रोज होता है, मतलब जब भी कोई मरीज सीरियस होता है अस्पताल में तो वो चौकीदार होता है अस्पताल का, वो उनको बुलाने के लिए आ जाता है। या फिर अगर किसी को डॉक्टर भटनागर जी को घर पे लेके जाना होता था इलाज करने के लिए तो वो उनको घर पे भी बुलाते थे। और वो उनके लिए कुछ नया नहीं था कि आधी रात को कोई आकर डोरबेल बजा रहा है। तो इसके लिए उनकी जो पत्नी थी वो सोती रही और जो डॉक्टर थे वो भटनागर अपनी जो नाइट ड्रेस पहना था उसी में वो उठकर चले गए कि डॉक्टर भटनागर जो थे
वो मरीजों की सेवा करना उनका परम कर्तव्य मानते थे। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मरीजों की सेवा करना है हमको। फिर इसके लिए वो बुरा भी नहीं मानते थे, मतलब आधी रात को भी अगर तुम उनको जाओगे परेशान करोगे इलाज के लिए, फिर भी वो बुरा नहीं मानते थे, वो बल्कि सहर्ष मतलब आनंद से वो चले जाते थे। कोई उन्हें फीस दे या ना दे उसकी वो चिंता नहीं करते थे, सिर्फ मरीज का इलाज करना उनके लिए परम कर्तव्य था। तो उस रात भी वो उठे और अपना जो नाइट ड्रेस पहना था उन्होंने उसमें ही वो अपना दवाई का बैग उठाकर चल दिए। आमतौर पे क्या होता था, अगर भटनागर जैसे रात को चले भी जाते थे तो समय से मतलब अगर जा भी गए तो 1-2 घंटे में घर लौट आते थे, या फिर वो सवेरे होते होते अवश्य ही अस्पताल समय से पहुंचने के लिए उनको आदत थी। क्योंकि अगर आधी रात को जाएंगे तो जल्दी घर नहीं आएंगे, तो सवेरे टाइम पर उनको अस्पताल में पहुंचना होता था। इसलिए वो अगर किधर भी जाते थे तो 1-2 घंटे में तुरंत लौट आते थे, ताकि वो सवेरे अस्पताल में समय से पहुंच जाए। उनकी एक आदत थी कि टाइम पे पहुंचना है अस्पताल में। किंतु उस दिन थोड़ा बहुत अजीब ही हुआ। किंतु उस दिन क्या हुआ कि सुबह देर तक डॉक्टर भटनागर जी लौटे ही नहीं घर। तो उनकी पत्नी चिंतित हो गई। नॉर्मली क्या होता था, अगर वो जाते तो 1-2 घंटे में आते थे, पर उस दिन वो सुबह भी नहीं आए। फिर उन्हें सोचा कि शायद वो मरीज की हालत कुछ गंभीर होगी इसलिए देर लग गई होगी, या फिर उन्होंने दूसरा सोचा कि शायद वो उनको लेट हुआ होगा उसका इलाज करते करते, तो डायरेक्ट उधर से अस्पताल चले गए होंगे। लेकिन क्या हुआ बाद में कि अस्पताल से लोग उनको बुलाने के लिए घर आए, मतलब मरीज उनके बारे में पूछने लगे कि डॉक्टर भटनागर जी के बारे में। तो उनको वो सुनकर बड़े हैरानी हो गई। इसलिए उन्होंने मित्र तथा उनकी जो संबंधी थे रिश्तेदार उनसे पूछा कि आपको भटनागर जी के बारे में कुछ पता है। तो सबसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, पर किसी से कुछ भी जानकारी उनको प्राप्त नहीं, जानकारी उनको मिली ही नहीं। लेकिन कुछ देर के बाद वो फिर मान बैठी कि शायद वो किसी दूसरे गांव में चले गए हो और उनको आने में लेट होगा। अगर गांव दूर होगा तो टाइम तो लगेगा, तो वो किसी गांव में चले गए होंगे और किसी कारण जल्दी से वापस नहीं आ पाए। तो इन्होंने मान लिया कि वो दूसरे गांव में चले गए। लेकिन क्या होता है कि सुबह का टाइम तो ठीक था, सुबह गई दोपहर की, शाम का वक्त है। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तब उन्होंने पुलिस में जाके कंप्लेंट की, फोन किया कि डॉक्टर भटनागर गायब हो गए। और डॉक्टर भटनागर का इस तरह से अचानक लापता हो जाना या फिर गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का वो कारण बन गया था कि कैसे वो अचानक गायब हो गए। उनको चारों ओर खोजने की जो प्रक्रिया थी वो भी शुरू हो गई। वायरलेस संदेश भेज दिए गए और डॉक्टर भटनागर जो गायब हो गए उसका समाचार बिजली की तरह हर एक मोहल्ले में, इलाके में या फिर शहर गांव में फैला दिया कि डॉक्टर भटनागर जी गायब है। तो उनकी पत्नी जो खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी, अगर डॉक्टर भटनागर जी को ढूंढना है तो उनकी पत्नी ने केवल एक ही सूत्र दिया कि वो अपने कार में नहीं गए, उनको लेने के लिए कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पैर के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर जो सड़क है या फिर जो फुटपाथ है उस पर देखे थे। तो जाहिर था कि डॉक्टर भटनागर साहब थे वो किसी ट्रक या बस में गए होंगे, बड़े निशान थे। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली कि वो आपने किसी को देखा होगा क्या जो ट्रक या फिर जो गाड़ी में आया होगा। तो मोहल्ले वाले से पूछा पर किसी को पता नहीं था इसके बारे में। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि अगर कोई इधर एक्सीडेंट हुआ होगा कार का या फिर गाड़ी का तो तुरंत जानकारी उसकी दी जाए या फिर तुरंत उसकी सूचना हमें पहुंचा दी जाए, ताकि वो पता कर सके ये भटनागर जी तो नहीं है। क्योंकि कई बार हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो और वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो किसी उसके बाद। तो कई दिन बीत गए, बहुत सारे दिन हो गए, अभी तक कोई सूचना नहीं मिली, ना एक्सीडेंट की, ना उन्होंने फोन कॉल किया, ना वो घर लौटे। और क्योंकि डॉक्टर भटनागर को कोई शत्रु भी नहीं था, वैसा नहीं था कि उनका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो या फिर कोई दुश्मन था उनका, वैसा भी कुछ नहीं था। इसलिए यह शंका करना भी व्यर्थ था, टाइम पास था कि अगर उनकी किसी ने हत्या कर दी होगी तो कौन किसी को ऐसे टाइम पास के लिए मारेगा ना, तो वो शंका करनी भी व्यर्थ थी।
तो पुलिस अब केवल 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी। अभी पुलिस के पास सिवाय 2 ही ऑप्शन थे कि कुछ गुंडों ने उन्हें अगवा कर लिया है, मतलब गुंडों ने उनको किडनैप किया और छिपा लिया है, और वो भटनागर जी की पत्नी जो है श्रीमती भटनागर, उनसे मोटी रकम मांग करेंगे। और दूसरा ऑप्शन जो था कि कोई डाकू के दल ने, डाकू मतलब जो गुंडे होते हैं उनके दल ने, ग्रुप ने किसी डाकू की इलाज करने के लिए उनको किडनैप किया होगा, अगवा किया होगा। दिन पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनकी इस तरह मतलब वो जिस ढंग से वो गायब हो गए थे, तो वो उससे सारा जो मतलब सिर्फ पुलिस ही परेशान नहीं थी, तो उससे सारा जो लोग थे उस मोहल्ले के वो भी भयभीत हो गए थे कि कैसे कोई आदमी अचानक से गायब हो जाएगा और उसके बारे में थोड़ी भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो यही कारण था कि उनके बारे में सिर्फ एक ही बार अखबार या फिर समाचार पत्र में छापा गया कि डॉक्टर भटनागर अचानक से गायब हो गए। उसके बाद उनके बारे में कोई भी हेडलाइंस उस पेपर में छपी नहीं, क्योंकि वो लोगों के मन में एक भय का वातावरण निर्माण नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके बारे में बाद में कभी छापा ही नहीं। तो धीरे धीरे महीने बीत गए, अभी दिन थे, अभी महीने बीत गए। श्रीमती भटनागर तो निराश हो चुकी थी कि अभी वो कभी वापस लौटकर आएंगे। वो थोड़ा पागल की तरह भी बर्ताव करना शुरू कर दी थी। हर रोज सुबह उठती थी और दरवाजे पर आकर खड़ी होती थी कि डॉक्टर भटनागर जी आने की प्रतीक्षा करती रहती थी दरवाजे पर। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती जी ने भटनागर जो श्रीमती भटनागर, उन्होंने दरवाजे पर फिर से वही गाड़ी के पहिए के निशान देखे। मतलब जो फर्स्ट टाइम उन्होंने गाड़ी के पहिए के निशान देखे थे जब डॉक्टर भटनागर जी लापता हुए थे, सेम वही निशान उनको आज भी उनके दरवाजे के बाहर दिखाई दे। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर भटनागर साहब आ गए, तो उन्होंने घर में ढूंढा, फिर भी उनको नहीं मिले। तो उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया। मतलब अगर सेम पहिए के निशान तो वो वापस आना चाहिए थे, लेकिन उनको उन्होंने ढूंढा, नहीं मिले, कहाँ है वो। उन्होंने फिर तुरंत पुलिस को उन्होंने फोन कर दिया। तो फिर जब वो पुलिस को फोन कर देती तो खोज की जारी हो जाती, मतलब अभी उनकी जो खोज थी वो फिर से जारी हो जाती है। और पुलिस का एक दल मतलब एक ग्रुप समूह उनके घर पर भी आ जाता है छानबीन करने के लिए फिर से। तो उसने गाड़ी के निशान देख लिए, लेकिन उन निशान को देखकर कुछ भी अंदाजा करना कठिन था। जैसे पहले वो कुछ बता नहीं पाते उस निशान को देखकर, सेम अभी भी वही कंडीशन की, अभी भी उन निशानों को देखकर वो कुछ भी बता नहीं पा रहे थे कि किसके निशान है फिर कैसे। तो उस पर श्रीमती मतलब, लेकिन हाँ उस निशान के आसपास उनको एक सीढ़ी अवश्य मिली जो लिफाफे में बंद थी और उस पर श्रीमती जी का मतलब श्रीमती भटनागर जी का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को उन्होंने तुरंत सुनने की व्यवस्था की और सीढ़ी को बजते ही सभी लोग हतप्रभ हो गए। हतप्रभ मतलब स्तब्ध हो गए, वो सब सुनते हुए। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे और वो सब स्तब्ध हो गए थे उनकी आवाज सुनते। तो डॉक्टर भटनागर जी बोलते हैं, तुम सबको लगा होगा कि मैं मर गया हूँ या फिर तुम मेरे लिए परेशान हो गए, और तुमने बाद में अभी इतने महीने बीत गए तो तुम लोगों को अवश्य लगा होगा कि अब मैं मर गया हूँ, ऐसे तुमने मुझे समझ ही लिया होगा। लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई किलोमीटर दूर किसी मतलब करोड़ों मीलों दूर किसी अन्य सौर मंडल के ग्रह पर हो। अन्य सौर मतलब सूर्य का परिवार होता है, तो वो किसी और सौर मंडल के ग्रह पर थे। हम धरती वाले मतलब जो हम पृथ्वी पर रहते वो सोचते हैं कि शायद इन दुनिया में और कुछ नहीं है, सिर्फ हम ही हैं, जो जीवन है वो इसी पृथ्वी के ग्रह पर। वैसा हमें लगता है धरती वालों को, लेकिन इस ब्रह्मांड के बाहर भी हमारे जैसे सेम सूर्य है जिनके उपग्रह है और अपने अपने ग्रह भी है, जैसे कि हमारा सौर मंडल है, वैसे अन्य बहुत सारे सौर मंडल है जिनके अपने अपने सूर्य ग्रह वो सब है, और उनके ऊपर भी वही हमारे तरह ही जीवन अस्तित्व भी है। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है, जैसे हमारे पृथ्वी पर दुनिया बसी, सेम उन ग्रहों पर भी दुनिया बसी है। और हमसे वो लोग हैं वो कई गुना ज्यादा उन्नतशील है, वो लोग हमसे बहुत सारा मतलब डेवलपमेंट में वो आगे हैं हमसे।
वो बोलते कि मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर होने का दुख तो है, लेकिन बहुत ज्यादा उनको आनंद भी हुआ कि इस बात की खुशी होती है उनको कि मेरा यह ग्रह चला गया कि या फिर चला गया उनका कि दुनिया में सिर्फ हम ही है। हर किसी को लगता है कि सिर्फ हम ही इस दुनिया में, पर वो बोलते कि नहीं, सौरमंडल के बाहर भी एक ऐसी दुनिया है जिधर हमारी तरह ही इंसान है, साइंस है, फिर उधर घर वगैरह सब कुछ है। तो मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। तो वो एक चैतन्य देने के लिए फिर सबक सिखाने के लिए वो एक सीढ़ी भेजते हैं। फिर वो बोलते कि हाँ, तो पहले सुनो कि वो खाने में मतलब वो कि उनका अपहरण जो है वो कैसे हो गया, फिर क्यों उनका अपहरण किया गया। तो क्या हुआ था कि अमेरिका में उनका सम्मान किया गया था और उनके ज्ञान के बारे में उस ग्रह के जो लोग थे वो गुप्त तरीके से या फिर इलीगल वे से वो सब जो सूचनाएं थी, जानकारी थी, वो इकट्ठा कर रहे थे, प्राप्त कर रहे थे। और उस सम्मान के बाद ही उन्होंने तय किया था कि इनका अपहरण करना है। उस सम्मान के बाद ही उन्होंने प्लानिंग की थी कि डॉक्टर भटनागर जी का हम अपहरण करेंगे, योजना उन्होंने बना रहे थे। उस रात को जब वे बाहर आए तब एक आदमी ने उनको सवारी की ओर चलने का इशारा किया, और जब वो सवारी की ओर चले तो उस सवारी को देखकर, मतलब उस वाहन को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। और वो मतलब वो भागने की कोशिश करने वाले थे कि तीन लोगों ने उनको जकड़ लिया और उनको उस विचित्र यान के अंदर ढकेल दिया। और वो यान तुरंत तेज से घूमकर आवाज करते हुए अंतरिक्ष में या फिर आसमान में उड़ गया। और घबराहट के कारण वो बोलते कि मैं तो बेहोश हो गया था उस घबराहट के कारण। और वो देखिए जैसे ही मुझे होश आया तो वो जिस ग्रह पर वो अभी बात करते, जिस ग्रह से उस ग्रह पर पहुंच चुके थे और उनको एक स्पेशल प्लास्टिक का सूट पहनाया गया था ताकि वो उस ग्रह के वातावरण में जिंदा रह सके, अनुकूल रह सके। ये हमारी बॉडी तो पृथ्वी पे रहने के लिए बनी है, तो उस ग्रह पर रहने के लिए उनको भी एक स्पेशल सूट दिया गया ताकि वो उस ग्रह के वातावरण के हिसाब से रह सके। तो जी अभी मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया है और मैं यहाँ से भागने की वो कोशिश भी नहीं कर सकती थी। इसलिए उन्होंने उनसे विनती की थी कि मुझे सिर्फ एक बार कांटेक्ट करना है, संदेश रिकॉर्ड करके उन्होंने भेजने की अनुमति उनको दे दी। इसलिए उन्होंने अनुमति दी, इसलिए उन्होंने उस सीढ़ी में अपनी आवाज भेजी रिकॉर्ड करके। तो देखिए इस ग्रह के बारे में अगर बताने जाओ तो जो ग्रह है उसका नाम बड़ा विचित्र है, विचित्र ही कुछ इस ग्रह का नाम है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए, साइंस इनका बहुत आगे बढ़ गया है। इनके पास ऐसे यान है कि जिससे ये एक सौर मंडल से दूसरे तक आसानी से जा सकते हैं। इजिली वो एक से दूसरी जगह जा आ सकते हैं सौर मंडल के आर पार। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए जैसे घर बनाए हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियां है, मोटर है, सब कुछ है, लेकिन वो हमसे बिल्कुल भिन्न है। सब कुछ सेम है, पर वो जो हमारी बॉडी और उनकी बॉडी डिफरेंट है। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है, जैसे हमारे कुछ प्रिंसिपल, वैसे उनके भी अपने कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। इन्हें कई सौर मंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे हर कोई देश किसी न किसी ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, वैसे उन्होंने भी दूसरे सौर मंडल उनके ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त करके इकट्ठा की है। हमारा जो सौरमंडल था, भटनागर जी बोलते कि हमारा जो सौरमंडल है, सूर्य परिवार है, वो सौरमंडल इनके सौरमंडल से निकट था, सबसे पास में था, नजदीक था। इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया, उनको अगवा कर लिया। और मेरा अपहरण करने के कारण जानने से पहले वो बोलते कि तुम ये जान लो कि ये जो लोग हैं वो चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं, मेडिकल साइंस में वो बहुत नीचे तक है, उनको कुछ आता नहीं मेडिकल साइंस में। तो एक ऐसा ग्रह है कि जहाँ विज्ञान ऐसा ग्रह है कि जहाँ साइंस अपने उच्च स्थान पर है और अपनी चरम सीमा को वो पार कर चुका है, लेकिन वो मेडिकल साइंस में बहुत पिछड़े हुए थे। यहाँ के आदमी वो बोलते कि इस ग्रह पे जो आदमी है वो आदमी नहीं मशीन हो गए। यहाँ का जो सारा काम है वो सिर्फ मशीन ही करते हैं
और लोग जो है उनके गुलाम बन गए। पूरे तरह जो लोग है वो मशीन के ऊपर डिपेंडेंट है और वो मशीन के गुलाम बन गए। अभी यहाँ का सारा काम मशीनें करती तो कभी नतीजा क्या होता है उसका, तो धीरे धीरे आदमी का जो महत्व होता है वो कम होता चला जाता है। और अब इस पूरे ग्रह में सिर्फ मशीन ज्यादा तुमको दिखाई देगी और आदमी कम, ऐसे उस ग्रह की हालत हो गई है। जो लोग है वो मशीन के गुलाम है। और दूसरी और यहाँ के लोगों के विचित्र सडनली एक सडन रोग हो गया, मतलब जिससे बॉडी का एक पार्ट सड़ने लगता है और बाद में जो इंसान है वो तुरंत मर जाता है। ऐसा एक विचित्र रोग उनके ग्रह में अचानक से निर्माण हुआ और आदमी मर जाता है। तो इस रोग का इलाज उन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका। उन्होंने पहले ही बोला था कि उस ग्रह के जो लोग हैं वो साइंस में बहुत आगे अपनी चरम सीमा पार कर चुके, लेकिन वो मेडिकल साइंस में बहुत पिछड़े हुए, बहुत पीछे हैं। इसलिए उनको इस जो रोग था उसका इलाज उनको अभी तक मिला नहीं था। तो वो बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस रोग का जो कारण है वो सब मशीन है। मशीन ही है जो इस रोग का मतलब इन लोगों को नाकारा बना चुकी है। मशीन को वो पूरा ब्लेम करते हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मतलब उधर के जो लोग थे उन्होंने उनके बारे में सुना था, अमेरिका में उनका सम्मान हुआ था तो उन्होंने उनके बारे में जानकारी भी इकट्ठा की थी। और बस इसी कारण था कि डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण हुआ है। उनको अगवा इसी कारण से कर दिया गया क्योंकि उनके ग्रह पर एक अचानक से सडन रोग होने लगा जिसमें बॉडी का एक पार्ट सड़ने लगता है और धीरे धीरे वो मतलब जो व्यक्ति होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसका जो सोल्यूशन था अभी तक उनको मिला नहीं था, इसी कारण डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण कर दिया गया। बोलते कि आज मैं यहाँ बैठकर वो बोलते कि सोच रहा हूँ कि हमारी जो पृथ्वी है उस पे ऊपर भी जो विज्ञान वो तेजी से उन्नत हो रहा है, हम बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। उद्योग के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है और मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर हम ये सब रोकेंगे, जितना हम प्रगति कर रहे हैं उससे क्या होता है कि उद्योग बढ़ते हैं, कारखाने बढ़ते हैं, मशीनों की संख्या बढ़ती है और उससे वातावरण प्रदूषित होता है। और अगर ये सब जारी रहा, हमने उसको रोका नहीं या फिर कंट्रोल में रखने की कोशिश नहीं की और ज़्यादा मात्रा में होता रहेगा तो क्या होगा, पृथ्वी पर भी ऐसे ही एक दिन कंडीशन आ जाएगी या फिर ऐसी कंडीशन पृथ्वी पर भी आने में कोई देर नहीं लगेगी। आज क्या अगर पृथ्वी पर देखें तो कैंसर है, दिल की बीमारियां हैं, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां हैं और ब्लड शुगर, ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं कि जो भविष्य की ओर संकेत करते हैं। इस ग्रह के जो लोग थे, जिस ग्रह पर अभी भटनागर जी थे, विचित्र ग्रह वो, इन लोगों के बीच में भी मतलब एक स्टार्टिंग हो चुकी थी कैंसर की या फिर जो थोड़े साधारण से जो लोग थे उस रोग से भी वो सब लोग गुजर चुके हैं, लेकिन कभी उन्होंने उस रोग के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और अब स्थिति यह है कि अगर मतलब उपाय नहीं किया जाएगा उस रोग का तो शायद इंसानों का जो नामो निशान है वो उस ग्रह से मिट जाएगा। मतलब जैसे हमारी जो छोटी छोटी बीमारियां होती थी, मतलब वो कैंसर, या फिर ब्लड शुगर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, वैसे उनके पास भी पहले छोटी छोटी बीमारियां थी पर उन्होंने उसके ऊपर कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया। और अभी उनके पास अचानक से सडन रोग हो गया था और उसका उपाय करना उनके लिए बहुत तुरंत अर्जेंट उनको उपाय करना था। अगर वो उपाय नहीं करते तो बहुत जल्दी उनके घर मतलब ग्रह की जो इंसान का नामो निशान था वो मिट जाता और बस वहाँ क्या बच जाता, फिर ऊंची ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने और चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें, दैत्याकार मतलब विशाल, बड़ी बड़ी मशीनें उनके घर पर से बच जाते और इंसान का नामो निशान मिट जाता उधर के। तो वो देखिए अभी हम ये भी सोचेंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है तो उसका एक मतलब इतना क्या रीजन होगा उसका कि वो मेडिकल साइंस में इतना पिछड़ा हुआ है। मतलब अगर तुम साइंस में इतनी प्रगति कर सकते हो तो मेडिकल साइंस में भी तुम्हें करनी चाहिए थी। तो मुझे इसका कारण यह है कि यहाँ के जो निवासी हैं उनका शरीर बहुत मजबूत होता है, मतलब उनके ऊपर की जो चमड़ी होती है या फिर जो स्किन होती है वो बहुत मोटी होती है और प्लास्टिक की जैसे पदार्थ की बनी होती है, जैसा प्लास्टिक वैसे वो होती है और वो एकदम चमड़ी होती है वो मोटी होती है। इसके कारण उनके स्किन पर हवा, पानी या फिर मिट्टी एक्सेट्रा का कोई भी असर नहीं होता, आदि का कोई भी असर नहीं होता। और एक संभावना मतलब एक नॉर्मल सा कि जब वो बच्चे रहते हैं आगे तो अवश्य वो चमड़ी नरम होती है पर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो वो चमड़ी मोटी हो जाती है।
और वो धीरे धीरे सख्त हो जाती है चमड़ी। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। वहाँ का जो जल और वातावरण है वो थोड़ा अलग है, इसके कारण उनकी जो चमड़ी वो थोड़ी मोटी है, प्लास्टिक की तरह। तो यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते थे, इसलिए उन्होंने चिकित्सा की जरूरत ही नहीं समझी। मतलब वहाँ लोग ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे और इसके कारण उनको कभी मेडिकल साइंस की जरूरत ही नहीं भासी थी। और जिसकी हमें कभी जरूरत ही नहीं भासती उसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है। क्यों सोचेंगे ना खाली को जिसकी हमें जरूरत भी नहीं है। वैसे ही कुछ उनके साथ हुआ, उनको भी कभी चिकित्सा शास्त्र में जरूरत ही नहीं भासी। उनके बॉडी के वो अलग ही थे, मतलब वो मोटी चमड़ी थी और उसके ऊपर किसी भी मिट्टी, हवा और पानी का असर नहीं होता था, इसलिए उन्होंने कभी मेडिकल साइंस में अपनी रुचि दिखाई नहीं थी। इंटरेस्ट उनको कभी मेडिकल साइंस में आया ही नहीं था। तो अभी जो सडन हो मतलब जो मुसीबत उनके ऊपर आ गई थी, अभी उनको सोल्यूशन चाहिए था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर भटनागर जी का अपहरण किया था। तो डॉक्टर भटनागर जी बोलते हैं कि मैंने इस सडन रोग का अध्ययन करना शुरू कर दिया है और इनकी शरीर की बनावट का भी मैं अध्ययन कर रहा, मतलब वो स्टडी करने लगी है सडन रोग अचानक से होता क्यों है। फिर उनकी जो शरीर की वो रचना थी उसका भी वो अभ्यास करने लगे। किंतु समस्या क्या थी कि हमारा वैज्ञानिक मतलब हमारा चिकित्सा सिद्धांत और उनका चिकित्सा सिद्धांत में थोड़ा डिफरेंस आता था, क्योंकि हमारी बॉडी अलग थी, उनकी बॉडी अलग थी। हम हमारे कोई भी मतलब मेडिकल साइंस का जो फॉर्मूला उनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते थे। उनकी बॉडी उसको कैसे रिएक्ट देगी या फिर उनके ऊपर क्या रिएक्शन होगा वो पता नहीं चलता। इसलिए वो बोलते हैं कि किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी की चिकित्सा सिद्धांत को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता, बॉडी अलग अलग है। और फिर भी वो कोशिश कर रहे थे कि इस घातक रोग का वो इलाज करने के लिए कुछ तो दवाई बना दें या फिर अंग प्रत्यारोपण। अंग प्रत्यारोपण मतलब अगर दवाई का कुछ संभव ही नहीं होगा तो हम अंग प्रत्यारोपण करेंगे, मतलब जिसमें अगर बॉडी का कोई पार्ट सड़ रहा है तो उसको कट करेंगे और उसकी जगह वो नकली आर्टिफिशियल पार्ट लगा देंगे, इसको बोलते हैं अंग प्रत्यारोपण। और वो बोलते हैं लेकिन यह काम करना मतलब दवाई की खोज करना या फिर अंग प्रत्यारोपण के बारे में सोचना इधर के बॉडी के अनुसार सिद्धांत के अनुसार वो काम मुझे अकेले के लिए करना संभव नहीं है। तो वो लोग मेरी सहायता के लिए और भी डॉक्टर तथा साइंटिस्ट की खोज करें कि किन लोगों को कहाँ से उठा कर वो ला सकते हैं मेरी मदद करने के लिए। वैज्ञानिक तथा डॉक्टर को लाने की वो कोशिश करें। लेकिन वो कहते कि मैं मतलब डॉक्टर भटनागर जी बोलते कि मैं इन बातों से सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग स्वयं सीखे, स्वयं अपने सिद्धांत बनाए, उनको भी पता चलना चाहिए कि क्या कैसे करना चाहिए। इसलिए वो इस बात से सहमत नहीं थी। इसके लिए उनसे ये बात गुप्त रखी जा रही थी कि पृथ्वी से कौन सा डॉक्टर कब उठाया जाएगा या फिर कौन सा वैज्ञानिक कहाँ से उठाया जाएगा, ये सब जो बातें थी उनसे गुप्त रखी जा रही थी। और वो मतलब कितने डॉक्टर उठाने वाले या फिर कितने साइंटिस्ट उठाने वाले उनका उन्होंने नंबर भी उनको कुछ बताया नहीं था, पर वो अपहरण करने की प्लानिंग पूरी तरह से कर रहे थे। तो फिर वो आगे बोलते हैं कि जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहता हूँ तो जब तक ये मुझे खुद को खुद छोड़ते नहीं है, फिर जब तक मैं इनकी जो बीमारी है सडन रोग उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढता या फिर अंग प्रत्यारोपण का कुछ देखता नहीं या फिर दवाई नहीं बनाता, तब तक ये मुझे लोग छोड़ेंगे नहीं। मतलब जब तक वो सडन रोग कम्प्लीटली वो ठीक नहीं कर देते तब तक वो उनको छोड़ना मतलब छोड़ेंगे नहीं। और वो अकेले भी रिटर्न पृथ्वी पर आ नहीं सकते थे, उनको उनकी मदद तो चाहिए थी, इसलिए वो बिना विरोध किए वहाँ पर अपना काम कर रहे थे। और वो बोलते कि मुझे यहाँ पर कोई कष्ट नहीं है, मेरा सही से ध्यान भी रखा जा रहा है, बस आप मेरे आने तक मेरा इंतजार करना और तब तक आप समझ लेना कि मैं किसी विदेश यात्रा पर चला गया हूँ। तो डॉक्टर भटनागर की इस रिकॉर्ड के संदेश को सुनकर सभी चकित हो गए और कितना बड़ा एक रहस्य था उसका उद्घाटन भी हो गया। और भविष्य के लिए हमें भी एक चेतावनी मिल गई कि हमारे अंदर में छोटी छोटी बीमारियां जो है उनको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अचानक से अगर कोई बीमारी आ जाएगी जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा तो हमारी भी हालत उन लोगों की तरह ही होगी जिधर इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है कि
सूचना के अनुसार कृति कीजिए। सौरमंडल के अन्य ग्रह पर बसे लोगों की चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े रहने के कारण और कारणों की सूची तैयार कीजिए। उस कारणों की तो चिकित्सा शास्त्र में हमसे पिछड़े हुए क्यों थे? क्योंकि जो वहाँ का उनका जो शरीर था, उन ग्रह के लोगों का वो शरीर मजबूत था। वहाँ के लोगों की शरीर मजबूत होता है और वहाँ के जो लोग थे वो कभी बीमार भी नहीं पड़ते थे। मजबूत शरीर था, वो बीमार भी नहीं पड़ते थे। उनका जो स्किन था या फिर उनकी शरीर के ऊपर जो चमड़ी थी वो मोटे प्लास्टिक के पदार्थ से की बनी हुई थी। जैसे कि प्लास्टिक हो, जैसे वो चमड़ी उनकी प्लास्टिक की तरह ही वो उनकी चमड़ी बनी हुई थी और उनकी उस चमड़ी पर किसी भी अन्य मतलब हवा, जल, वायु का परिणाम भी नहीं होता था। उनकी चमड़ी पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता था। मतलब उनका शरीर मजबूत था, वो बीमार नहीं पड़ते थे। उनकी जो चमड़ी थी वो किसी मोटे प्लास्टिक के पदार्थ की तरह थी और उनकी चमड़ी पर हवा, पानी या मिट्टी का असर भी नहीं होता था। तो इन सब के कारण वो चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े हुए थे। उनको कभी चिकित्सा की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो भी कारण आ सकता है। और इन 5 कारण की वजह से वो चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े हुए थे। फिर भाषा बिंदु है कि निम्न वाक्यों में कारक रेखांकित करके मतलब अंडरलाइन भी करना है और उनके नाम और चिन्ह लिखकर पाठ से अन्य वाक्य खोजकर तालिका में लिखिए। तो पहला है कि श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहिए की निशान देखे। तो सिर्फ एक बार कारक रिवाइज करते कि कर्ता कारक क्या होता है कि जिससे हमें जिस रूप से काम करने का बोध होता है उसको कर्ता कारक बोलते हैं। जिसमें विभक्ति क्या आती है या फिर जो चिन्ह है कारक का चिन्ह वो ने होता है। कर्ता कारक में ने, किसी भी शब्द में अगर तुमको ने दिखाई देगा तो कर्ता कारक तुम लिख सकते हो। फिर कर्म कारक में क्या होता है कि जिसमें कर्ता का मतलब जो फल होता है क्रिया का वो कर्ता पे ना आकर कर्म पे जिसका असर होता है उसको बोलते हैं कर्म कारक। और उसकी विभक्ति है को, मतलब जिसमें क्रिया का जो फल है वो कर्ता पे नहीं होता है, वो कर्म में पड़ता है, उसको बोलते हैं कर्म कारक। फिर आगे है करण कारक। करण कारक में क्या होता है, अगर हम किसी भी मतलब साधन के द्वारा अपना कार्य संपन्न करते हैं किसी और साधन के द्वारा तो उसको बोलते हैं करण कारक। मतलब जैसे राकेश बस से विद्यालय जाता है तो किस से विद्यालय जाता है तो बस से, बस इस साधन का वो इस्तेमाल करता है और उस साधन की वजह से उसकी क्रिया कंप्लीट होती है तो उसको करण कारक बोलेंगे। फिर है संप्रदान कारक। उसका क्या है कि अगर संज्ञा सर्वनाम की जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि हम अपने लिए नहीं किसी और के लिए कुछ लाते हैं फिर उसको कुछ देते हैं तो उसको संप्रदान कारक बोलते हैं। जैसे कि पिताजी ने राम के लिए नई कमीज लाई, पिताजी ने लाई पर किसके लिए लाई है, राम के लिए लाई है, अपने नहीं किसी दूसरे के लिए हम कुछ लाते हैं तो उसको संप्रदान कारक बोलते हैं। और इसका चिन्ह है को या फिर के लिए। कर्म कारक में भी को आता है पर तुमको शब्द में देखना होगा कि किसी व्यक्ति ने अपने लिए कुछ लाया है फिर दूसरे के लिए कुछ लाया है, मतलब दूसरे के लिए कुछ लाते हैं तभी संप्रदान कारक होता है। और कर्म कारक में तो हम किसी लिए कुछ लाते ही नहीं है और किसी भी के लिए कुछ भी लाएंगे तो वो वर्ड जो आएगा कारक का वो संप्रदान कारक में ही जाएगा। फिर है कि अपादान कारक। इसमें क्या होता है कि दो चीजें एक दूसरे से अलग हो जाती है, उसको अपादान कारक बोलते हैं। जैसे कि संजीत पेड़ से गिर गया, वो पेड़ के ऊपर था, अभी वो जैसे गिर गया तो पेड़ और संजीत अलग हो गए तो अपादान कारक। और उसकी चिन्ह क्या है तो से आएगा तो अपादान कारक। पर थोड़ा सा लॉजिक भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर आगे है संबंध कारक। मतलब संज्ञा मतलब जिस वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम में एक संबंध दिया जाता है या फिर बनाया जाता है, जब संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य में उपस्थित अन्य संज्ञा से या सर्वनाम से शब्द से एक संबंध दिखाया जाता है तो उसको संबंध कारक बोलते हैं। और इसकी विभक्ति क्या है, इसकी 6 चिन्ह है इसके, का, के, की, रा, रे, री, ये 6 चिन्ह है। और अधिकरण कारक मतलब जिस शब्द से या फिर जिस संज्ञा सर्वनाम से हमें यह पता चलता है कि यह घटना कहाँ घटित हुई है तो हम बोले मतलब तब हम उसको बोलेंगे कि अधिकरण कारक। जैसे कि राहुल सड़क पर गिर गया, कहाँ गिर गया तो सड़क पर, मतलब हमें पता चला ना कि क्रिया कहाँ पे घटित हुई, सड़क पर, तो उसको बोलेंगे कि अधिकरण कारक जिससे हमें पता चले कि क्रिया कहाँ पर घटित हुई है। तो अधिकरण कारक में और पर वो दोनों चिन्ह उसके हैं। फिर है संबोधन कारक। उसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है
तो संबोधन कारक हो जाता है। पर अगर उसके चिन्ह जानने हैं तो अरे, हे या फिर ओ, अजी, ये सगे मतलब ये जो सब है वो संबोधन कारक के चिन्ह है। तो उन्होंने पहले क्या पूछा था कि श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। अगर तुम यहाँ देखोगे तो तुमको यहाँ बहुत सारे चिन्ह दिख रहे हैं कि ने भी है, पर भी है और कौन सा है, के भी है। के संबंध कारक दर्शाता है। तो तुम अगर किसी भी चिन्ह को उठाकर कुछ भी लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर तुमने नहीं लिखा है तो तुमको कर्ता कारक ही लिखना होगा, क्योंकि यहाँ क्रिया घटित हुई है कि उन्होंने देखा है उस सीढ़ी को, तो क्रिया घटित हुई है। फिर कहाँ घटित हुई, तो दरवाजे पर घटित हुई। अधिकरण कारक स्थान का पता चल रहा है पद से, और वो मतलब जो के है वो अन्य संज्ञा और शब्दनाम का दूसरे संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध में दिखाता है। तो के है संबंध कारक। तो तुमको चिन्ह लिखते समय थोड़ा ध्यान देना कि तुम कौन सा चिन्ह लिख रहे हो और उसका जो सही कारक है वो लिखना चाहिए। तो कुछ और लिखोगे और आंसर में कुछ और तो नहीं चलेगा। फिर आगे है उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। तो उधर को कर्म कारक, को आता है तो कर्म कारक। फिर अजीब आशंकाओं से परेशान हो उठा, तो उसमें क्या है, से अपादान कारक। से आता तो चिन्ह अपादान कारक होता है। वैसे मैंने पहले भी बोला था कि से अपादान कारक। तो फिर आगे है कि यहाँ भले लोगों ने रहने के लिए घर बना रखी है। तो ने और के लिए आता है तो संप्रदान कारक और ने आता है तो कर्ता कारक। चिन्ह अगर ध्यान में रहेंगे तो आंसर लिखने के लिए भी इजी रहता है कि ने आएगा तो कर्ता कारक और को या फिर के लिए आएगा तो संप्रदान कारक। फिर आगे है कि घर से बाहर गए उन्हें काफी समय हो गया, तो इसमें क्या आएगा, अपादान कारक, से अपादान कारक। और इधर वो दोनों मतलब घर और वो एक दूसरे से अलग भी हो रहे हैं। फिर है कि आगे हे मानव मुझे क्षमा करे, मैं पृथ्वी से बहुत दूर पहुंच चुका हूँ। हाँ, तो हे आया तो संबोधन कारक। ये भी चिन्ह एक्स्ट्रा ऐड कर लो, पहले बोला नहीं था चार में। हे संबोधन कारक और एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है तो पहचान जाने का कि संबोधन कारक ही है। तो उन्होंने आगे स्वमत पूछा है कि स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है। इस विषय पर अपने विचार लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए। तो स्वास्थ्य के बारे में जो समस्या वो हर जगह पाई जाती है, तो किस तरह से पाई जाती है, तो उसके ऊपर आप मतलब हमें स्वमत लिखना है। तो एक ऐसा समय था पहले कि जब एक इंसान 100 साल तक आराम से जीता था, उसको ज़्यादा बीमारियां भी नहीं थी, क्योंकि वो प्रकृति के साथ रहकर जीता था। मतलब प्रदूषण नहीं करता था, तब इतनी मशीनें भी नहीं थी, सिर्फ मतलब खेती के ऊपर डिपेंडेंट थे और वो बार्टर सिस्टम चलता था। तो उस समय में जो इंसान थे वो 100 साल तक आराम से जिंदा रहते थे। और अभी का जो समय है जिसमें हमने इतना प्रदूषण किया है, मतलब डेवलपमेंट होती है, तो जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं, जो फैक्ट्रियाँ, मशीन्स, उससे क्या होता है कि मनुष्य का जो महत्व है वो कम हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ के लिए मतलब मशीन के ऊपर डिपेंडेंट रहना, तो उससे जो हमारा पहले फिजिकल एक्सरसाइज होता था चलते समय या फिर कुछ काम करते समय, वो अभी कुछ होते ही नहीं है। और इससे वजह से जो इंसान मतलब जो है वो अंदर से नाकारा बनते चला जा रहा है, उसमें कमियां का जो मतलब उसके अंदर कमी किसी भी चीज़ की कमी का प्रभाव बढ़ते ही जा रहा है। तो इसके कारण मतलब अगर हम ये सब बंद कर देंगे तो हमें भी चांस है कि हम भी पहले की तरह एक सिंपल लाइफ जी सकते हैं। पहले लोग 100 साल जिंदा रह सकते थे, पर अभी के समय में किसी भी इंसान की 50 तक की भी गारंटी नहीं दे सकते। अगर वो जिंदा रहा तो ठीक है, बिकॉज पहले इतनी बीमारियां भी नहीं थी। और अभी जैसे हम प्रगति करते जा रहे हैं वैसे बीमारियों को भी बुलावा देते हैं। कैंसर, फिर ब्लड शुगर, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, वो सब जो तनाव की बीमारियां हैं वो भी अभी छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाते हैं। तो किसी भी इंसान की जिंदगी उसकी हम कुछ गारंटी नहीं दे सकते कि इंसान अब तक जिंदा रहेगा। और वैसे ही जैसे ही हम प्रगति करते हैं वैसे मिलावट, भ्रष्टाचार भी चालू रहती है। मतलब बाजार में खुलेआम वो मिलावटी दूध या फिर चाय पत्ती, चावल या फिर जो आर्टिफिशियल वो तैयार करते हैं जिसे हमें पता भी नहीं चल सकता कि वो आर्टिफिशियल है या भी नहीं है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों को बिका जाता है और खरीदार उसको ले भी लेते हैं। क्या पता चलता है कि वो क्या कैसे है, और वो खाने के बाद लोग बीमार भी पड़ते हैं। और फिर बीमार पड़ेंगे तो मतलब
जीवन रक्षक दवाएं भी नहीं बनती, तो इंसान के ऊपर वो सब घातक परिणाम हो जाते हैं। तो अगर हम इस पर्यावरण का संतुलन ही बिगाड़ देंगे तो इन रिटर्न हमें भी कुछ अच्छा नहीं मिलने वाला है। मतलब हमने प्रदूषण किया इतना सारा और फिर पेड़ कट किए और जैसे हमें चाहिए वैसे हमने कंक्रीट की बिल्डिंग्स खड़ी की है, कोई भी जो मतलब विदाउट रीजन या फिर विदाउट मतलब हम जानवर को भी हार्म करते हैं, तो वो भी इंसान के बस्ती में कभी कभी चले आ जाते हैं और इस सब के कारण ही जो बीमारियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। पर्यावरण का अगर हम ध्यान रखेंगे तो पर्यावरण भी इंडिकेट हमें अच्छा ही देगा, पर इंसान ही है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए, दूसरों का कुछ सोचता ही नहीं है, सिर्फ अपने फायदे के लिए अपने तरीके से सब सृष्टि को हानि पहुंचाता है और इसी कारण जो समस्या है स्वास्थ्य की समस्या वो बढ़ती जा रही है। तो इस विषय पर कि स्वास्थ्य की समस्या सभी जगह पाई जाती है। अगर आप किधर भी जाओ तो आपको बीमारियां मिलेगी, स्वास्थ्य की रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेगी, हेल्थ की इश्यूज। तो उसके ऊपर आपको 8 से 10 वाक्यों में लिखना है आपका स्वमत। फिर सेकेंड क्वेश्चन पूछा है स्वमत ही है ये भी कि यदि मैं डॉक्टर भटनागर की जगह होता या फिर होती तो इस विषय पर अपने विचार लिखिए। मतलब डॉक्टर भटनागर जी के जगह अगर आपको उन्होंने अगवा कर लिया होता और आप अगर दूसरे ग्रह पर होते तो आप उनकी जगह क्या करते हैं या फिर क्या सोचते, उनकी मदद करते या नहीं और उनकी मदद क्यों करते, तो सबके बारे में आपको अपने विचार लिखने हैं। हाँ,